आप सभी साथी लोगों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज आपने रीट लेवल 1 का टेस्ट नंबर 4 आपने एप्लीकेशन में दिया है। सभी साथी लोगों ने टेस्ट दिया है। तो आइए उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूँ हर एक क्वेश्चन को, तो सभी साथी जुड़ जाइएगा और प्रारंभ करते हैं। आइए मैं देख लेता हूँ कितने साथी लोग जुड़े हुए। महेश कुमार जी, एकलव्य शर्मा जी, सुरेंद्र गुर्जर जी, अंजलि मेघवंशी जी, मनोज जी, महेंद्र लौर जी, मोनिका यादव जी, मोनिका सोलंकी जी, हेमराज बैरवा जी, मीनू यादव जी, सुमन कारगवाल जी, अशोक कुमार जी, महेश कुमार जी, सभी साथी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आप सभी साथी लोगों ने आज टेस्ट दिया होगा एप्लीकेशन के अंदर। आपको एकदम सही तरीके से सभी को एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट मिल रहा है कंटिन्यू। जो विद्यार्थी ये 40 टेस्ट देगा, जैसे लेवल फर्स्ट वाला है वो भी लेवल सेकंड वाला दे दे। एक दो टॉपिक आपको पता है कि दो तीन टॉपिक आपके अलग अलग है, तो वो छोड़ दिया करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर आपकी तुक्का प्रणाली अपनाते हो अपना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यूं मान के चले 40 टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन होते हैं अपने 1200 क्वेश्चन। 1200 क्वेश्चन में से आपके 400 क्वेश्चन हो गए शिक्षण विधियों के, जो दोनों के अंदर सेम है। आपके क्वेश्चन कितने बचे 1200 में से? 800 क्वेश्चन। तो 800 क्वेश्चन में से यदि आप दोनों टेस्ट देते हैं तो लेवल फर्स्ट वाला विद्यार्थी कम से कम 600 क्वेश्चन कर लेता है अपने टॉपिकों के, और लेवल 2 वाला भी 600 क्वेश्चन कवर कर लेता है। बात समझ रहे हो मेरी? तो आप दोनों लेवल के टेस्ट दिया करो। गाडूलाल यादव जी, आपको भी नमस्कार। जांगिर फैमिली जी, शोभाराम जी, के वैष्णव जी, सुषमा पांडे जी, सभी को नमस्कार। तो आइए साथियों, बिना अपने समय को जाया किए हुए अपन करते हैं क्वेश्चनों को, और साथ साथ में मैं आप लोगों की कमेंट भी देखता रहूंगा। तो आप एक बार ये भी कमेंट करते रहना कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। जिन विद्यार्थियों के आप यूं मान के चले कि गणित के अंदर जब तक आपका 25 प्लस स्कोर नहीं आता, लेकिन मैं तो आपको कहता हूं आपका 30 में से 30 आए आपके पेपर में, जैसे लेवल फर्स्ट वालों के 30 में से 30 आ जाए, तब आप यूं मान के चलना कि आप वहां पे 30 में से 30 कर देंगे। आप यदि मेरे से पढ़ रहे हैं तो 30 में 27, 28, 29 वाला आप चक्कर ही छोड़ो। आप तो 30 में से 30 टारगेट करके चलो। 30 में से 30 क्वेश्चन आपको चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारे बच्चे करते भी हैं। इसमें एक नंबर कटने की भी गुंजाइश नहीं रहती। अतुल गोदारा जी, आपको भी नमस्कार। नव्या खिचड़ जी, आपको भी नमस्कार। एकलव्य शर्मा जी, सारे पेपर में से ही रीट में आएंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मैं तो ये आपको कहता ही हूँ कि जब आप गणित के 40 टेस्टों के अंदर 1200 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप 400 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के कर लेते हैं, और कैसे? धीरे 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 करते कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। जैसे ही आपकी पात्रता हो जाएगी उसके बाद अपन और चला देंगे टेस्ट सीरीज, 50 टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। 50 टेस्ट करवा देंगे आपको, 40 करवा देंगे और करवा देंगे आपको। कहीं आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं यदि आप यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आइए साथियों, अपन प्रारंभ करते हैं, और बाद में इस तरीके से अपन रख लेंगे कि 2 दिन में से एक दिन टेस्ट हो जाएगा, एक दिन अपन और कोई नया टॉपिक ले लेंगे। इस तरीके से अपन करते हुए बहुत शानदार तरीके से करने वाले। सभी को नमस्कार। तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां पे फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। जैसे स्टोर में जाते हैं तो स्टोर में जाने के बाद आपको क्या दिखाई देता है? लेवल 2 और लेवल 1 की आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देती है। वहां आपका किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। वो 1 रुपया तब लगता है जब आप पीछे के टेस्ट देते हैं। अब आप ये देखो कि मैं एकदम निःशुल्क में आपको करवा रहा हूँ। पीछे की टेस्ट भी यदि आप देते हो तो आपको 1 रुपया 3 पैसा देना पड़ता है। आपको उसमें 20 टेस्ट मिलते हैं। लेवल 2 का भी देते हो तो आपके 2 रुपये 6 पैसे ही टोटल लगेंगे। आपके पास 40 टेस्ट आ गए। फिर आप लोगों को बताओ ये चीज आगे शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है? आपको अपने साथी लोगों को बताने का कर्तव्य बनता है या नहीं बनता है? फिर भी आप लोग नहीं करते। आइए सर, चलो आप बजरंग जी, आपको भी नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करते हैं। 100 से 300 के बीच 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी? अब देखिए अपन क्या करेंगे, पहले 1 से लेकर कहां तक निकाल लेंगे? 300 तक की निकाल लेंगे। फिर अपन क्या कर लेंगे, 1 से लेकर 100 तक की निकाल लेंगे, और ये इसमें से माइनस कर देंगे, हो जाएगा। कैसे? देखो, यदि मैं पहले 1 से लेकर 300 तक की बात करूं तो 300 के अंदर 13 का भाग देकर देखो। 300 के अंदर 13 का भाग देते हो तो आता है आपका 13 दूए 26, 4 बचा 40, 13 दिए 39, यानी 23 संख्याएं आ जाएंगी। कहां से लेकर? 1 से लेकर 300 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या हुई? 13। अब आपको क्या करना है, 100 तक की माइनस करनी है, तो 100 के अंदर 13 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 23 माइनस 7 कर दूंगा। ये 7 संख्या तो कौन सी है? 100 तक 13 से विभाजित होने वाली।
और 300 तक टोटल कितनी है 23। तो यदि आपसे पूछता कि 1 से 300 के बीच 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी है तो आपका आंसर रहता 23। यदि आपसे पूछ रहा है कि 100 से 300 के बीच, 100 से 300 के बीच, अब मैं 100 से 300 के बीच बोल रहा हूँ, हो सकता है आगे वाले टेस्ट में आपका 100 से 300 तक आ जाए और मैं हो सकता है वो आप 13 की जगह 10 दे दूं, तो वो भी आपका हो जाएगा साथ में। तो देखिएगा 23 माइनस 7 करते हैं कितना आता है आपका 16। आपकी 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 4। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्रमागत संपूर्णांक यानी आपसे इवन इंटीजर नंबरों के बारे में बोल रहा है कि उनका योग कितना है 336 है, तो सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। अब देखिए समपूर्णांकों की बात करूं, यदि मैं पहला x लेता हूं, अब मैं क्या करूंगा, समपूर्णांक बोले चाहे विषम पूर्णांक बोले तो भी मैं इसी तरीके से करवाता रहूंगा, आपको अलग अलग पैटर्न नहीं अपनाऊंगा, दोनों को एक ही तरीके से करवा दूंगा। नहीं दे पाया भैया क्योंकि घर का काम था, इसलिए कोई बात नहीं मेन लोड जी। तो देखिए मैं कहता हूं पहली सम संख्या ये है, तो अगली कौन सी होगी x+2, ठीक है, क्योंकि जैसे मैं बताऊं कि 4 सम संख्या है, 4 से आगे वाली आएगी तो 2 का अंतराल आएगा, फिर आगे 2 का आएगा, इस तरीके से। तो अगली कितनी होगी, फिर 2 जोड़ दो तो x+4, ये आपकी कितनी होगी, लगातार 3 समपूर्णांक संख्याएं हो गई। यदि मैं लगातार तीन क्रमागत 3 विषम पूर्णांकों की बात करूं तो भी मैं यही सीरीज मानता हूं, लेकिन उसमें क्या होता है, मैं इस x को विषम संख्या मान लेता हूं पहली, और जब सम की बात आती है तो मैं इसको पहली क्या मान लेता हूं, सम संख्या मान लेता हूं। बस बात इतनी। नरेंद्र जी आपको भी नमस्कार। इनका योग कितना बता रहा है आपको, ये लीजिए योग कर दो, बोलो कितना बता रहा है 336। सबसे छोटा पूर्णांक मीन्स आपको x का मान निकालना है, x मान लो, p मान लो, t मान लो, कोई दिक्कत नहीं, यानी सहजातीय पदों का योग करते हो तो कितना आ गया आपका 3x प्लस आ गया आपका 6 बराबर आ गया आपका 336। 3x ये 6 इधर जाएगा, 336 माइनस 6 हो जाएगा आपका आ गया 330। x 330 बट्टे कितना कर दूं, 3 कर दूं, आपका मान आ गया 110। तो बताओ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110। तो यदि आपसे ये पूछता कि सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ तो आपका क्या रहता 110 प्लस 4 कितना हो जाता 114। आपसे पूछता बीच का पूर्णांक बताओ तो आपका 110 प्लस 2 कितना हो जाता 112। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये क्या कहता है कि 42 की पावर 52 के परिणाम में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे बताइएगा। देखिएगा साथियों कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो देखो 42 की पावर कितनी है 52, 42 की पावर कितनी है 52, अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, पहले 42 के करो, 42 के करोगे तो बोलो कितना आएगा 3 × 7 × 2 आ गए, 7 × 3 21, 21 × 2 42, ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए, इसके 42 पावर। अब देखिए बोलो अभी तक आपके कितने आए 1 2 3 आए, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ क्या है, इस 3 को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 × 3 × 3 × 3, इस तरीके से 52 बार लिखना पड़ेगा। इसको भी कितनी बार लिखना पड़ेगा 7 को भी 52 बार करना पड़ेगा, 2 को भी कितना करना पड़ेगा 52 बार। इसका मतलब इन तीनों को कितनी बार करना पड़ेगा 52 बार। तो ये लीजिए 52 × 3 आ जाएगा और मान आ जाएगा आपका 156, मान आ जाएगा आपका 156 जो आपके 3 नंबर ऑप्शन में है, 3 में हो जाएगा 3। आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में, आइए क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कहता है कि P/Q के रूप में 1.27 और इसके ऊपर 27 के ऊपर क्या लगा हुआ बार लगा हुआ है, इसका मान बताओ। तो देखिए ये लीजिए 27, इसके ऊपर बार हटाएंगे तो बट्टे बोलो कितने आए, जितने अक्षरों के ऊपर बार लगाओ उतने बट्टे में क्या कर दो 9 कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, 99 × 1 99, 99 और 27 कितना हो जाएगा 126 बटे आपका कितना आ गया 99। चेक करो ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, आप कहेंगे 9 से कैंसिल आउट करेंगे 11 आ गया, 9 से करेंगे बोलो कितना आ गया 14, आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 14/11। ये आपका P/Q रूप में आया या नहीं आया, आ गया। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 के अंदर हो जाएगा, तो 4 के अंदर हो जाएगा आपका। तो बहुत अच्छे साथी जुड़े हुए, दिन प्रतिदिन आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी इससे प्रेरणा मिलती है कि मेरे को और बेहतर कदम उठाने चाहिए। तो आइए
आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, आपको बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन मिलेंगे जो अपने बोर्ड के जितने भी पुस्तकें चलते हैं, पीछे के आए हुए पेपर हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें आपके कवर हो जाएंगे। यदि आपको यकीन नहीं होता है तो आप जैसे ही आपके 40 टेस्ट हो जाए उसके बाद आप पीछे के पेपर उठाना, आपको सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। 2018 के भी डाल दूंगा, ठीक है, 2018 का भी डाल दूंगा इसमें, ठीक है। तो देखिए 99 सही 95/99 इंटू 99 का मान होगा, इसका मान पूछा जा रहा है। आप क्या करते हो, आप करते हो इसको मल्टीप्लाई करते हो और फिर इसमें ये जोड़ते हो, यही तो करते हो। अब समस्या ये आ गई सर 99 का वर्ग कैसे करें। मैं आपको वर्ग करना सिखा देता हूँ। आपको यदि 99 का वर्ग करने के लिए बोला है, ठीक है, 99 के साथ में मैं आपको एक दो संख्या का और बता देता हूँ। जैसे मैं 42 का वर्ग आपको करके बता देता हूँ, तो ये अभी तक इतना बता देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर और स्क्वायर रूट की क्लास अलग से लगाकर करवा दूँ। देखो क्या करना है, यहाँ जो लिखा हुआ है इकाई है उसका वर्ग करो। 9 का वर्ग तो आप जानते हो 81, इसका भी वर्ग कर दो, कितना आ जाएगा 81 आ गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 9 कितना आएगा 81, और फिर उसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो आप क्या कर दोगे 81 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 162। अब इस 162 को इसके नीचे कैसे लिखना है, इधर से एक छोड़कर, तो ये लीजिए 162 लिख दिया। अब इनका योग कर दो, यहाँ आपको छोड़ना है, ये स्थान आपको छोड़ना है, ठीक। जैसे आप लिख, जैसे 42 की स्क्वायर वाला एग्जांपल बताऊं, ये भी आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सर क्वेश्चन हाई लेवल का है, एकलव्य शर्मा जी किसी प्रकार से हाई लेवल का नहीं, आप मेरे से जुड़े रहे। आपको जो पेपर मिल रहा है और जहां आप पेपर देने एग्जाम में जाएंगे आपको यूं लगेगा कि वास्तव में हमने जो सीखा है इन पेपरों के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, मजा आ गया, ये आप बात खुद बोले, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, तो लीजिए 1 8 2 10 0 6 और 1 7 1 8 8 और 1 9 कितना होगा 98। अब देखो इनको कर दिया आपने मल्टीप्लाई, फिर आप इसमें कितना ऐड करते हो 95 ऐड करते हो, ये लीजिए 6 आ गया 9 आ गया, ये लीजिए 98 तो 96 आ गया। अब क्या करोगे आप इसको ऐसे तो लिखोगे 98 तो 96 बटे 99, मल्टीपल में क्या है 99, ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 9896 आपका आंसर आ गया। ये आपका 2 5 के अंदर हो जाएगा 4। लगे हाथ आपको वर्ग करने का, स्क्वायर करने का एक एग्जांपल और बता देता हूं ताकि आपके जहन में, दिमाग में अच्छे तरीके से हर एक बिंदु बैठ जाए। साथियों इसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। 2 का वर्ग करते हो 4 करते हो, ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ 9 का वर्ग किया 81 आ गया, सिंगल डिजिट नहीं आ रहा था, डबल डिजिट आ रहे थे। लेकिन यहाँ 2 का वर्ग करते हैं तो बोलो कितना आता है, सिंगल डिजिट आता है, तो आपको उसको लिखना है 0 4। 4 का वर्ग करूंगा कितना लिख दिया 16, ठीक है। ध्यान रखना सिंगल डिजिट है उसको क्या करना है, डबल करना है, तो डबल करने के लिए इधर तो लगा मत देना, लेफ्ट साइड में आगे आप 0 लगा देना, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा, आपने वर्ग करके लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8, फिर 8 को किससे कर दो 2 से, 16 आएगा। अब 16 को कैसे लिखूं, इसके नीचे नहीं लिखूंगा, एक स्थान छोड़ के, ये लीजिए 4 6 और 16 और 1 कितना आ गया 1764, आपका आ गया 1764। आगे बढ़ता हूं, बहुत अच्छे साथी जुड़े हुए लाइव, आप इसी तरीके से जुड़े रहे। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि अलगतम यानी न्यूनतम पूर्ण वर्ग जिसे 4 6 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके वह है इसमें से, ठीक है। अब यदि पूर्ण वर्ग की बात करूं ना, तो पूर्ण वर्ग देखिए 60 पूर्ण वर्ग नहीं होता है, 600 नहीं होता है, 9000 नहीं होता है, 900 होता है। पूर्ण वर्ग की बात तो ये होगी, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 900 ये, लेकिन देखते हैं कि 4 6 15 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो इससे अच्छा है आप 4 6 15 से विभाजित करने की बजाय किससे कर दे, इनका एलसीएम निकालो, इनका निकाल लो, इनका एलसीएम। आप 4 से करके देखेंगे, 6 से करके देखेंगे, 15 से करके देखेंगे, इससे अच्छा है आप इनका एलसीएम निकाल लो, उसका भाग इसमें जाना चाहिए, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, थोड़ा आसान हो जाए। क्या हो जाए साथियों, थोड़ा आसान हो जाए। तो इसका एलसीएम निकालता हूं 60 आता है, क्या 60 का इसमें भाग जाता है, 1 0 से 1 0, 90 को 6 से डिवाइड करूंगा 15, इसका मतलब अपना काम बन गया। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन। तो आपके 6 के अंदर हो जाएगा साथियों डी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि 200 व 600 के बीच, क्या बोल रहा है, 200 व 600 के बीच
कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 व 6 से पूर्णतया विभाजित। अब आप 4, 5, 6 का अलग अलग करके देखेंगे, समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर तो एक ही क्वेश्चन होगा। आप क्या करें, यहाँ पे जब इनका एलसीएम लेते हो तो इनका एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। कितना आता है, 60 आता है। अब देखिए 1 से लेकर 600 तक की बात कर लो, लेकिन इसने क्या बोला, 600 तक नहीं बोला है, के बीच बोला। 1 से लेकर कहां तक आ गया, 200। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि आपके तक और के बीच वाला आ जाएगा, अभी तक के बीच वाला है, लेकिन आप तक वाला वो समझ जाएंगे तो आगे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कहीं आपकी समस्या नहीं आएगी। तो देखिए साथियों, पहले तो 600 तक निकाले तो 60 कितनी बार चला गया, 10 बार। टोटल संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। कहां से लेकर, 1 से लेकर 600 तक आई है। ये कहां तक आई है, 600 तक आई है। लेकिन ये बोल रहा है कि के बीच बोल रहा है, तक आएगा तो 10 आ गई। लेकिन ये बोल रहा है के बीच, इसका मतलब 600 नहीं, इंक्लूड नहीं है, 600 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये 600 जो आ रहा था ये इन संख्याओं से विभाजित होने वाली 10वीं संख्या आ रही थी। तो बताओ कितनी बची, इनके बीच की बात करूं तो 600 को काट दो, 9 बच गए। ठीक है, अब आपको 1 से लेकर 200 तक वाली क्या करनी पड़ेगी, इस 9 में से माइनस करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप डिवाइड करते हैं आपका आंसर कितना आता है, यानी 3 बार भाग जा रहा है। 60 इंटू 3 180 होता है। तो 200 तक तो आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब इसमें तो क्या है, 200 के अंदर 60 का भाग नहीं जाता है, तो तक और बीच वाला चक्कर नहीं पड़ा। अब देखिए इस 9 में से क्या करें, 1 से लेकर 600 के बीच 4, 5, 6 से विभाजित होने वाली 9 संख्याएं हैं। 1 से लेकर 200 के बीच की बात करूं या 200 तक की बात करूं तो भी आपका 3 आता है। तो 9 माइनस 3 कर दो, कितनी आ जाएंगी, 6। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 में 3। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 आसान है। ये कुछ क्वेश्चन आसान यूं दिए जाते हैं क्योंकि लेवल फर्स्ट के अंदर आपके जिस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। देखिए, एक मजदूर 25 दिनों में कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए। यानी 25 डेज में कितने रुपए कमाता है, 100 रुपए कमाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि 60 रुपए कितने दिनों में कमाएगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, 1 रुपए कितने दिन में कमाएगा ये बता दो आप। 1 रुपए कमाएगा 25 बटे 100 दिन, 100 का भाग दे दिया। आपसे पूछ रहा है कि 60 रुपए कितने दिन में कमाएगा, तो ये लीजिए आप क्या करते, 25 बटे 100 इंटू बोलो कितना आ जाएगा, 60। 25 से काट दूं 4, 60 के अंदर 4 का भाग दूंगा 15 आ जाएगा। यानी आपका 8 के अंदर हो जाएगा 2, 15 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। सभी साथी लास्ट तक बने रहे, लास्ट में आपको एक विशेष सूचना भी देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करता हूं। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 7। 3 नंबर से उनका जो एवरेज आपको दे रखा है वो आपको 7 दे रखा है। अब आगे आपको क्या बोल रहा है, तथा पहले 2 संख्याओं का औसत एवरेज कितना दे रखा है, 4। तीसरी संख्या, तो 3 संख्याओं का कुल बता दो मेरे को। 3 संख्याओं का टोटल यदि मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 3 संख्याओं का एवरेज 7 है, तो टोटल मतलब कितना हो जाएगा, 7 इंटू 3 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 21। आप उन 2 संख्याओं का टोटल बता दो, वो पहली 2 संख्याएं हैं उनका टोटल बता दो। जब उन 2 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। तो 21 माइनस 8 आपका आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा, 13, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में है। आपका 9 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर का ऑप्शन। आगे आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं, इसी क्रम में आइए। ये क्वेश्चन नंबर 10 आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें आपको एक विशेष बात भी बताने वाला हूं, देखिए। 4 क्रमिक विषम संख्याओं, यानी 4 जो है वो आपकी कंटिन्यूस संख्या है, और कौन सी संख्या है आपकी ओड नंबर। बोलो क्या है आपकी ओड नंबर। इनका एवरेज आपको कितना दे रखा है, 106 दे रखा है। अब ये पूछ रहा है कि आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी। आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में वो बात करेंगे बाद में, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए 4 क्रमिक विषम संख्याओं की, अब देखो ये बोल रहा है 4 क्रमिक विषम संख्याओं। मैंने कहा था जब पहले सम संख्याओं की बात कर रहा था, तो आपको इसी तरीके से मानना है। ये लीजिए, चाहे सम हो चाहे विषम, आप इसी तरीके से बढ़ते जाए। कहां तक बोल रहा है, ये 4 बोल रहा है। मैंने 1 2 3 4, लेकिन जब ये विषम मानेगा तो आप ये समझ लेना ये पहली विषम है। यदि ये मान लीजिए यहाँ पे सम देता तो ये पहली क्या हो जाती, सम हो जाती। बात समझ रहे हो मेरी।
अब देखिए इनका औसत कितना दे रखा है 106, इसका मतलब इनका टोटल कितना हो जाएगा, आप मेरे को ये बता दो। टोटल जब इतना है, चार क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 106 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 106 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 106 इंटू कितना हो जाएगा 4, जो आपका मान आ जाएगा 424, यानी इनका योग किसके बराबर रहेगा 424। चलो इनका योग करो, 2x 3x 4, ये लीजिए 2 और 4 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, बराबर बोलो कितना आ गया आपका 424। यहां से 4x का मान निकालूंगा, ये इधर जाएगा, बोलो कितना हो गया 412। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालूंगा तो ये लीजिए, बोलो कितना आ गया 103, कितना आ गया आपका 103 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 103, 412 के अंदर 4 का भाग देता हूं 103 आ गया। अब देखो ये तो है आपकी 103, ये है आपकी 105, ये है आपकी 107, ये है आपकी 109। अब आरोही और अवरोही क्रम का आपको बता देता हूं, आप कभी जीवन में कभी गलत नहीं कर पाएंगे। सर आपकी कृपा से मेरा लेवल फर्स्ट टीचर में चयन हुआ है, आपकी टीम को बहुत बहुत आभार। लालू मीना जी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो सिलेक्शन की। देखिए अब आगे बात करते हैं, आरोही क्रम में पूछ रहा है। अब देखो दो होते हैं आपकी, एक तो होता है अवरोही क्रम, एक तो होता है अवरोही क्रम, और एक होता है आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। अब देखिए बात करते हैं, अब यदि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, वो तो समझ जाएंगे। लेकिन देखो आरोही क्रम और अवरोही क्रम की एक बात ध्यान में रखना, आरोही और अवरोही में नाम बड़ा कौन सा है, अवरोही, इसका मतलब पहले बड़ी संख्या है, पहले क्या आएगी बड़ी संख्या। आरोही नाम क्या है छोटा, इसका मतलब पहले छोटी संख्या। बात समझ गए, कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। नाम बड़ा तो संख्या बड़ी, नाम छोटा तो संख्या छोटी। बात समझ गए आप अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से समझ गए आप सभी साथी लोग। तो अब एक बात बताओ, आरोही और अवरोही में कभी गड़बड़ होगी क्या? जब आपको आरोही क्रम बोल रहा है इसका मतलब पहले छोटी संख्या आएगी, अवरोही क्रम की बोल रहा है इसका मतलब पहले बड़ी संख्या आएगी। जब अवरोही क्रम में पहली बड़ी संख्या आएगी फिर किधर चली जाएगी, बड़ी से छोटी की तरफ। आरोही क्रम में पहली छोटी आ जाएगी तो पहले छोटी आएगी, फिर आगे बढ़ती बढ़ती किधर चली जाएगी, बड़ी संख्या की ओर। अब कभी भी आपके इस प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए कि सर छोटी संख्या आरोही की बात करें अवरोही की बात करें, तुरंत समझाओ कि अवरोही की बात करें पहले बड़ी से छोटी चली जाओ, आरोही की बात करें पहले नाम छोटा है तो पहले छोटी संख्या। इसका मतलब पहले क्या आएगी 103, फिर क्या आएगी 105, फिर क्या आएगी 107, फिर क्या हो जाएगी 109। तो आपका ये जो क्रम अभी आप देख रहे हैं, ये जो आपका क्रम देख रहे हैं, ये क्या है आपका आरोही, ये क्या है आपका आरोही। यदि मैं बात करूं ये क्रम आपका कौन सा है, आप कहेंगे सर अवरोही, क्या हो जाएगा अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपसे पूछा है आरोही क्रम में तीसरी, तो पहली दूसरी तीसरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 107। क्या हो जाएगा 107, 10 के अंदर हो जाएगा आपका 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई राशि, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, साधारण ब्याज पर दी गई कोई राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में हो जाती है 880। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3 वर्ष में हो जाती है आपकी 920। तो वह राशि बताओ, वह राशि बताओ। तो देखिए 2 वर्ष में कितनी हो रही है 880, 3 वर्ष में कितनी हो रही है 920। इसका मतलब यहाँ कितनी वर्ष बढ़ी, एक, इधर कितना बढ़ा 40, 40 बढ़ गए। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकाल दिया आपने 40, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 40 रुपए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मूलधन ही तो पूछ रहा है, राशि तो पूछ रहा है। तो 2 वर्ष के अंदर टोटल राशि कितनी 880, ये है मिश्र धन। तो इस मिश्र धन में से यानी 880 में से 2 वर्ष के अंदर जो राशि हो रही है 880 रुपए, इसमें 2 वर्ष का ब्याज घटा दो, 1 वर्ष का 40 तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो 880 माइनस 80 करूंगा तो कितना आ जाएगा 800, कितना आ जाएगा 800 रुपए, 11 के अंदर आपका 1 हो जाएगा। अभी देखिए कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सर आपने इसमें से घटा दिया, नीचे वाले में से तो घटाओ। तो देखिए नीचे वाला क्या है 3 वर्ष का क्या है मिश्र धन, 3 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है 920 रुपए हो जाती है। तो इस 3 वर्ष में से आप कितना घटाओगे, 3 वर्ष का ब्याज घटा दो। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, जब 1 वर्ष का 40 है तो 3 वर्ष का हो गया 40 इंटू 3 120। 920 में से जब आप 120 घटाते हैं आपका मान आता है 800 रुपए, मान कितना आता है आपका 800 रुपए।
बात समझ गए आप अच्छे तरीके से? एक बार इन क्रमिक संख्याओं को और समझा दो, बिल्कुल चार्ट समझा देंगे, बिल्कुल कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्रमिक संख्याओं की भी बताते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट जैसे ही क्वेश्चन आएगा क्रमिक संख्याओं संबंधी और आपको बताते हैं, कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है कि कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कितनी हो जाती है? दुगुनी। अब देखिए एक तरीका तो ये होता है कि जब आपको रेट निकालनी है और बात किसकी कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है ना, यानी वो राशि क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। वो राशि दुगुनी हो जाती है तो आप n-1 करेंगे, 2-1 बटे आप क्या करेंगे 15 इंटू बोलो क्या करेंगे 100, ठीक है। यानी n-1 बटे आपका क्या है समय इंटू आपने 100 कर दी। एक तरीका तो ये, सीधा तरीका बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है। ये इसीलिए बता रहा हूं कि बाद में सोचेंगे कि हमारे गुरुजी हमारे को बताते नहीं, ठीक है। मेरे पास रीट के सर के शानदार नोट्स हैं, बिल्कुल लालू मीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी बात है। अपने और भी साथी लोगों को सपोर्ट करें। ये इंटू बोलो कितना आ जाएगा 100, 5 से करता हूँ 3, 5 से करता हूँ बोलो 20, 20/3 कितना आएगा आपका 6 से ही 2/3 प्रतिशत आ जाएगा आपका, 12 के अंदर 3 हो गया। लेकिन मैं आपको सीधे तरीके से बताऊं कि मूलधन तो है 100, पी मान लिया, आर आपको ज्ञात करना है, टी आपको क्या करना है, टी आपको क्या करना है, टी आपको दिया हुआ है 15 वर्ष। और आपको यदि मैं पूछूं कि मिश्र धन कितना हो जाता है, इसका मतलब इसका कितना गुना, 2 गुना हो जाता है 200। अब आपके पास मिश्र धन है, मूलधन है, दर है, समय है। यदि मैं ब्याज पूछूं तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पूछूं तो 200 माइनस 100, 100 ब्याज 100 रुपए। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर 100 बराबर मूलधन कितना 100, दर कितनी ज्ञात करनी है, टी कितने 15 बट्टे क्या आ जाएगा 100, हो गया। इस 100 से इस 100 को कैंसिल आउट कर देता हूं, इधर आएगा 100, ये इधर आ गया, ये बट्टे में आ जाएगा 15 और कितना आ गया आर, 5 से काट दो 3, 5 से काट दो 20, 20/3 यानी 6 से 2/3 प्रतिशत। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। ये लीजिए मैंने आपको दोनों तरीके आपके सामने पेश कर दिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपने किस तरीके से किया है वो आप जाने, लेकिन मैं आपको मात्र 10 सेकंड में करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। देखिए किसी पुस्तक को 400 रुपए के स्थान पर कितने में बेच रहा है, 350 रुपए में बेच रहा है, तो हानि प्रतिशत में 5% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कैसे कि 400 रुपए में माना कि जब 400 रुपए में वो बेच रहा था तो मान लीजिए 80% की हानि हो रही, जैसे ही वो 350 में बेचेगा तो उसे 85% की हानि होगी, हानि में तो वृद्धि होगी। इसका मतलब कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 50 रुपए का। कितने का अंतर आ रहा है, 50 रुपए का। और कितने प्रतिशत के ऊपर आ रहा है, 5%। 5% बराबर कितना हो जाएगा, 50 रुपए। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 10 रुपए। 50/5 कर दिया 10 रुपए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% का मान निकाल दो। ये लीजिए 10 इंटू बोलो कितना आ जाएगा 100 बराबर आ जाएगा आपका 1000 रुपए। बताओ 10 सेकेंड का क्वेश्चन है या नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000 रुपए, यानी मीन 17 के अंदर आपका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन जो करवाए हुए एप्लीकेशन के अंदर वो भी इसी अंदाज में इसी तरीके से आपको करवाया। 13 के अंदर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ता आइए क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 10 रुपए में 11 की दर से पेन खरीदता है, वह 11 रुपए में 10 की दर से बेचता है। पहले यहाँ पे रुपए की बात करते हैं, यहाँ बात करते हैं वस्तुओं की बात करते हैं। पहले यहाँ सीपी लिखना है, फिर यहाँ पे एसपी लिखना है, फिर आपको इस तरीके से क्रॉस कर देना। देखो 10 रुपए में कितना, 11 की दर से, 11 रुपए में कितना, 10 की दर से बेच रहा है। क्रॉस करेंगे, पहले आपको ये करना है, तो बोलो ये कितना हो जाएगा आपका 121, 10 इंटू 10 ये आपका क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका 100 क्या मान लीजिए आप सीपी और 121 आप क्या मान ले एसपी। तो देखिएगा साहब इस तरीके से करेंगे आप 121 माइनस 100/100 इंटू क्या कर दो 100, क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। 121 माइनस 100 21 आएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, आपका राइट आंसर आ गया 21% का लाभ। ठीक है, ये तो बातें हो गई रेटी बेटाई।
लेकिन मैं आपको और सीधे तरीके से बता दूं, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है, बाकी कहीं भी आपको इस तरीके से याद नहीं रखना है कि सिर्फ पहले रुपए रखे पेन रखे, इस तरीके का कोई चक्कर होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आई जो आपको पहले से नॉलेज है उसी से जोड़ते हुए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, न कि नए नए तरीके आपके सामने। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको बहुत अच्छे तरीके से गणित आती है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है उनसे यदि मैं जोड़कर पढ़ाऊंगा तो आप बहुत बेहतर कर जाएंगे, बहुत बेहतर कर जाएंगे। ठीक है, आइए देखिए कैसे। 10 रुपए में 11 की दर से बोलो, जब 11 वस्तुएं खरीदने में कितने रुपए लगे? 10 रुपए। तो एक वस्तु का निकाल सकते हो ना, एक वस्तु को खरीदने में कितने रुपए लगेंगे? 10/11 लगेंगे या नहीं लगेंगे? ये आ गया आपका सीधी। ठीक है, यानी 11 वस्तुएं खरीदने में 10 रुपए लगते हैं, तो एक वस्तु खरीदने में क्या हो गया, इसका भाग दे दिया 10/11 रुपए। इसी तरीके से एसपी की बात, 10 वस्तुएं खरीदने में कितने रुपए लगते हैं? 11 रुपए। यानी 10 रुपए बेच सॉरी 10 वस्तुएं बेचने में कितने रुपए? 11 रुपए मिलते हैं। तो बताइए एक वस्तु को बेचने पर कितना रहेगा? 11/10, यही तो आएगा। ये आ गया आपका एस, यानी ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पॉइंटों के अंदर वो बट्टे के अंदर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन सोल्व करनी है। तो देखिए, अब आपको जब प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे करते हैं, यानी आपको दिया हुआ है पहले लाभ प्रतिशत, और यदि मान लीजिए आपको नहीं दिया हुआ होता तो भी आप क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, बट्टे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। ठीक है, यदि मान ऋणात्मक आ रहा है इसका मतलब हानि हो रही है, मान धनात्मक आ रहा है इसका मतलब लाभ हो रहा है। तो देखो कैसे, 11/10 आपका विक्रय मूल्य माइनस 10/11 हो गया आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य, बटे 10/11 इंटू क्या कर दिया। सिर्फ सोल्व करना है, सिर्फ सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेव रहती है, जबकि हो सकता है ये तरीका आप भूल जाए। तो देखिए कैसे करूंगा, देखो एक बार ऊपर एलसीएम लेता हूं, आपका एलसीएम आ गया 110, या 10 का इसमें भाग दूंगा, ये लीजिए ये लाइन ये खींच देता हूं, ये लीजिए। ठीक है, इंटू 100 कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको इधर जा रहा है लेकिन फिर भी सोच लेना थोड़ा सा, या फिर एक काम करता हूँ यहाँ करवा देता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो देखो यहां यदि बात करें, यानी ऊपर जो आपका मान आएगा वो कितना आ गया, 110 एलसीएम हो गया, और इस 10 का 110 के अंदर भाग देंगे 11, 11 इंटू 11 121, ये लीजिए 121, इस 11 का इस 11 का इसमें 110 में भाग देंगे 10 बार, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100। ठीक है, बटे आ गया आपका 10/11 इंटू क्या आ गया 100। जैसे 121 माइनस 100 करेंगे आपका आएगा मान 21, बटे आ गया 110, ये 11 ऊपर चला जाएगा, 10 बटे में आ गया, ये लीजिए 100, 1010 ये 2 11 से 11 21%। ये आपकी सिर्फ कैलकुलेशन है भाई साहब, बाकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिमाग में से याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार का पर्सन आएगा तो इस प्रकार से मैं करूंगा या करूंगी, ऐसे आपको दिमाग में सेव नहीं करना है। यानी गणित विषय को आपको बोझ नहीं बनाना है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। याद करने के लिए आपके पास और भी साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत बहुत सारे विषय हैं, पर्यावरण, गणित, वो विज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं। एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसका मतलब 100% थी, वहां से कितनी कर दी जाती है, 160% कर दी जाती है। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए, 100 से कर देता हूं सीधा ही, मान लो 100 से बोलो 60% बढ़ाई, इसका मतलब 160 कर दिए। अब देखो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल उतना ही रहे। जब लंबाई बढ़ा दी, क्षेत्रफल आप एज इट इज रखना चाहते हो, वही रखना चाहते हो, यथावत रखना चाहते हो, नॉन चेंजेबल चाहते हो, अपरिवर्तित चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं चौड़ाई तो कम करनी पड़ेगी। तो अब चौड़ाई आप किसको देखकर कम करोगे, इसको देखकर कम करोगे, इसको देखकर कम करोगे, बोलो कितनी कम करोगे, 60। किसको देखकर कर रहे हो, 160। जब इसको देखकर कर रहे हो 160 के सापेक्ष कर रहे हो, तो ये लीजिए 160 के सापेक्ष कर रहे हो, कितनी कम करनी है, 60 करनी, इंटू बोलो 100। हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए 10 से 10, 2 से काटता हूं 3, 2 से काटता हूं कितना आ जाएगा 8, 4 से काटता हूं 2,
4 से काटता हूँ कितना 25, 25 इंटू 3 कितना आ गया 75 आ गया, 75/2 आपका कितना आ जाएगा 37, सही 1/2 प्रतिशत 15 में हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में, लगातार आने वाले पूर्णांक इंटीजर लगातार आने वाले, तो लगातार आने वाले ध्यान रखना आपके 3, 4 और 5 कितने होते हैं 3, 4, 5। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो ये लीजिए, ये 3 मान लो, ये 4 कर दो और बोलो ये कितना हो जाएगा आपका 5। समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर। करके देखो एक बार, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितने हो 25, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर हो गए। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है 1/2, 4 इंटू 3, 2 से काट दिया 2, 3 इंटू 2 बोलो कितना आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर में आएगा आपका 6, राइट आंसर रहेगा 16 के अंदर 4। 16 के अंदर क्या रहेगा 4। बहुत सारे विद्यार्थियों ने समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल के क्षेत्रफल का सूत्र रट रखा है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब आप आयत का सूत्र जानते हो तो आपको कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता ही। कैसे, देखो मान लीजिए मेरे याद नहीं था, ये याद नहीं था, तो आप कैसे करोगे। देखो क्या मैं इसको इस तरीके से बढ़ा सकता हूं, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। बताइए पूरा का पूरा एक आयत बन गया नहीं बन गया। और ये क्या है इस आयत का विकिरण, तो आयत का विकिरण एक आयत को 2 भागों में विभाजित करेगा, बराबर भागों में करेगा। तो इस आयत की ये लंबाई 4 कर दो, चौड़ाई 3 कर दो, कोई बात नहीं। तो बोलो ये 4 है ये 3 है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 12, 4 इंटू 3 12, लेकिन इसका आधा है तो ये लीजिए 12/2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहां आपको टेंशन लेने की आवश्यकता हो गई कि समकोण त्रिभुज के सूत्र के रट्टे लगाने की आवश्यकता पड़ गई कहां आपको। तो आपको कहीं भी इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चनों, बहुत सारे जो आपके सूत्र होते हैं उनसे मैं आपका पीछा छुड़वाता हूं कि आपको कहीं समकोण त्रिभुज के सूत्रों के रट्टे नहीं लगाने पड़े कि सर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। नहीं, आपको कहीं टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। समकोण त्रिभुज जब जब आता है उसको आप आयत बना दो, उसका क्षेत्रफल निकाल दो। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, उसका आधा कर दो। क्योंकि आधा क्यों करें, ये जो आपका विकिरण है ये इसको क्या कर रहा है 2 भागों में विभाजित कर रहा है। चलता हूं आगे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका ये कहता है कि एक वर्ग की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का व्यास बताओ, डायमीटर बताओ। यदि वर्ग का क्षेत्रफल यानी स्क्वायर वो एरिया ऑफ स्क्वायर 484 वर्ग सेंटीमीटर है, तो देखिएगा साहब वर्ग की परिधि कितनी होती है 2πr, 2πr, पाई का मान रख देता हूँ 22/7 और ये लीजिए r। परिमाप कितना है, वर्ग की परिमिति देखिए 4a, वर्ग का परिमाप तो 4 इंटू भुजा ही होता है। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है यानी ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 484, ए का मान कितना आ जाएगा 484 का वर्गमूल निकालेंगे 22, इसका मतलब यह मान कितना आएगा 88 आएगा। 4a का मान निकालना है, या फिर आप क्या करें, आप डायरेक्ट ऐसे रख सकते हो कि ये लीजिए सर हम तो ऐसे रख देंगे, ये लीजिए 4 इंटू यहाँ क्या कितना करते 22 कर। तो देखो इस 22 से इस 22 को कैंसिल आउट कर दिया, 2 से काटेंगे 2 आ गया, या r ये 7 है ये इधर चला जाएगा, 7 इंटू 2 कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेकिन मैं आपको बता देता हूं यहां आपसे क्या पूछ रहा है व्यास। अब आपको कहां कहां फंसाने की कोशिश करेगा, व्यास पूछ रहा है, r का मान 14 निकाला आपका 28 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है आपका आंसर तो हो गया। हो सकता था ये आपको 14 सेंटीमीटर देखो ऑप्शन में पहला ही दे रखा है, हो सकता था आपको ये व्यास ना देकर आपको ये बोल देता कि अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, तो आपका आंसर क्या होता, ये हो जाता 14 सेंटीमीटर। तब आपको ये ऑप्शन में हो सकता है आगे पीछे और कहीं मिल जाता। हालांकि ये नहीं कहता मैं कि एक के अंदर आपका आंसर नहीं मिलता है, मिलता है। तो बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका ये कहता है कि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यदि आपने मेरे से अच्छे तरीके से क्षेत्रमिति पढ़ी है यूट्यूब के ऊपर डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल पर जैसे ही जाते हैं आपको क्षेत्रमिति के 14 वीडियो दिखाई देते हैं, तो आप उन 14 वीडियो को एक बार देखें, पूरी कंप्लीट आपको मिलती है वहां पे, ठीक है। आगे देखिए ईंट की लंबाई कितनी 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी 10 सेंटीमीटर, और एक फर्श है वो क्या है 25 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है, तो फर्श के निर्माण में कितनी ईंटें लगी। तो आप क्या करें, इस फर्श के क्षेत्रफल में किसका भाग दे दें, उस एक ईंट के क्षेत्रफल का भाग दे दें। तो देखिएगा 25
मीटर इंटू 16 मीटर। ये किसका हो गया? आपके फर्श का क्षेत्रफल। एक ईंट का क्षेत्रफल निकालूंगा तो बोलो 20 सेंटीमीटर और बोलो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात बताइए साहब, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर, जबकि ईंटों की संख्या आएगी उसके आगे कोई किसी प्रकार का मात्रक नहीं आएगा। मात्रक नहीं आएगा, आपको पता है कि संख्या होती है वो मात्रकहीन होती है। तो देखिए आपको क्या करना है, इस मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर होते हैं तो बोलो मान कितना आएगा? 2500 इंटू 1600। अब देखो ये 2500 इंटू 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। मैं ये सिद्ध करके बताता हूँ कि मात्रकहीन कैसे होती है। देखिए 20 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बताओ मात्रक से मात्रक कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो संख्या आती है उसके आगे क्या आता है? मात्रक नहीं आता। 10 से 10 से 10, 2 से काटूंगा बोलो कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 800। तो 25 इंटू 800 करूंगा तो आपका राइट आंसर आएगा 20,000। तो 18 के अंदर हो जाएगा आपका 4 नंबर का ऑप्शन। आगे चलता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपका ये कहता है कि 1 ग्राम बराबर मिलीग्राम 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 सेंटीग्राम। पहले मिलीग्राम में चेक कर दो, 1 ग्राम को किस में बदल दो? मिलीग्राम में बदल दो। बाकी आपका सेंटीग्राम, यदि मिलीग्राम में नहीं बैठता तो आपका सेंटीग्राम सेंटीग्राम तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए कैसे 1 ग्राम आपको क्या चाहिए साथियों? मिलीग्राम चाहिए। इसका मतलब पहले मिली चाहिए, तो बटे में भी आपको क्या करना पड़ेगा? मिली। लेकिन इस मिली का मान रख देता हूं 10⁻³ मैंने आपको डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाते हैं, वहां पे आपको मापन वाली क्लास मिलती है। मापन वाली क्लास मिलती है, वहां ये पूरा का पूरा बताया हुआ। यानी 10⁻³ डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ये क्या है? नेगेटिव घात है 10⁻⁻1 10⁻⁻2 10⁻⁻3 10⁻⁻6 -9 -12 इस तरीके से। पॉजिटिव की बात करते हैं, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा हेक्सा। डेका 10⁻1, हेक्टा 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9 इस तरीके से चलती है। ठीक है, तो देखिए इस 10⁻³ को ऊपर लेके जाऊंगा तो बोलो क्या? 10⁻+3, इसका मतलब 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। आप 1000 मिलीग्राम आपको 19 के अंदर 2 ऑप्शन में मिल गया, आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 की चर्चा करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 20 आपसे ये पूछ रहा है कि 14 11 42 23 41 में 60 का परिसर बताओ। रेंज आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है आपसे? रेंज। तो जो मैक्सिमम है आपका 60, मिनिमम आपका कितना है? 11। 60 - 11 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 59। आपका 20 में हो जाएगा 1। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूं। आइए इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको टेस्ट कहां पे देना है। टेस्ट जैसे ही आपको देना है तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा मोबाइल एप्लीकेशन अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके ओपन करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये आप मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो 981239 9810 के ऊपर आप संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आपको सारे के सारे हेल्थ की नोट चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो सॉल्यूशन आपको चाहिए एकदम शानदार और सुव्यवस्थित तरीके से, तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ताकि आपको बहुत सुविधाएं और बहुत सहायता आपको वहां मिल सके। कहीं आपको इस तरीके से कोई बुक वगैरह आपको भटकना नहीं पड़े। सारा का सारा मैटर आपको एप्लीकेशन की कोर्स लेने के बावजूद आपको मिल जाता है, एक जगह ही आपको मिल जाता है। तो देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपके इस तरीके से मोबाइल में निःशुल्क टेस्ट का भी बता देता हूं, यहाँ लगे आप। तो यहाँ आएगा आपका होम, यहाँ आपका हो सकता है कोई एक और ऑप्शन होगा, बीच में आता है आपका स्टोर, बीच में आता है आपका स्टोर, या होम या बैच या स्टोर या चैट और या प्रोफाइल। इस चैट के माध्यम से आप हमारे तक मैसेज जो आपका संदेश होता है वो प्रेषित कर सकते हैं। बीच में स्टोर दिखाई देता है, जैसे आप स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई देते हैं। या आपका रीड लेवल 1 निःशुल्क टेस्ट सीरीज, जहां आप ओपन करते हैं, जिस दिन आपका जो टेस्ट होता है ओपन करते हैं वहां आपको अनलॉक दिखाई दे देता है। और जैसे ही आप रीड लेवल 1 की जो टेस्ट निःशुल्क टेस्ट है इसके अंदर जाते हैं, तो मैंने एक 8 मिनट का वीडियो डाल रखा है, वो देख लेना किस तरीके से टेस्ट देते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रीड लेवल 2 की निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, तो आप इसको जब ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे और आगे जब कंटेंट पे जाएंगे तो आपको वहां सारा का सारा मामला मिल जाएगा, सारा का सारा दिखाई दे देगा किस तरीके से टेस्ट दें। फिर आपका आता है रीड लेवल 2 का संपूर्ण कोर्स, रीड लेवल
रीट लेवल 2 का आता है, रीट लेवल 1 का आता है, गणित फाउंडेशन कोर्स आता है। रीट लेवल 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उसको जो कोर्स लेना है तो वो पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का कोर्स इंक्लूड है। प्रत्येक टॉपिक के इसलिए नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, वीडियो सॉल्यूशन मिलता है, प्रैक्टिस सेट का भी सारा का सारा आपको मिलता है। शिक्षण विधियां भी आपको इसी अंदाज में मिलती है। लेवल 1 के अंदर भी पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों का कोर्स इंक्लूड है। अभी ये 599 रुपए में आपको मिल रहा है, तो आप वहां से कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई समस्या है या कुछ पूछना है तो आप इन नंबरों के ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं या कॉल इन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं। गणित फाउंडेशन कोर्स जो एलडीसी पटवार और सीईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की जो तैयारी कर रहे हैं, वो गणित फाउंडेशन कोर्स ले सकते हैं, जो जिसके अंदर आपको 24 टॉपिक मिलते हैं। जैसे आप स्टोर के अंदर जाके ओपन करेंगे, आप किसी भी कोर्स को ओपन करते हो, आपको सारा का सारा कंटेंट इस तरीके से दिखाई दे देगा कि ये आपको इस तरीके से मिलता है। मासूम मीना जी, अभी आपको 599 रुपए में मिल रहा है। आप जैसे ही वहां कोर्स के अंदर जाएंगे, आपको सारे के सारे आपको कंटेंट दिखाई देगा कि ये आपको कंटेंट किस तरीके से मिल रहा है। बड़े टॉपिक है तो आपको हो सकता है, जैसे आयतन वाला टॉपिक है, आपको 100 क्वेश्चन करवाए हुए वहां प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन मिलते हैं। आप खुद करते हैं तो खुद कर सकते हैं। यदि आप वहां पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप 100 क्वेश्चन दो तरीके से आपको करवाएंगे। और आयतन की यदि क्लास देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे सारी की सारी। तो ठीक है, मासूम मीना जी आपको बता दिया है। और यदि आपको कोई जानकारी लेनी तो आप 9812398103 के ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, आपका संपूर्ण कोर्स डाला हुआ है एप्लीकेशन के अंदर, किसी प्रकार का कुछ भी बाकी नहीं है, आप आसानी से वहां चेक कर सकते हैं। गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता है। गणित की प्रकृति और संरचना में, स्ट्रक्चर में विशेषता पाई जाती है। क्या विशेषता पाई जाती है? क्या गणित विषय में अक्रमबद्धता पाई जाती है? नहीं, गणित विषय के अंदर तो क्रमबद्धता और सुव्यवस्थित पद पाए जाते हैं। गणित एक अमूर्त विषय है। गणित एक अमूर्त विषय है। गणित एक अमूर्त विषय, गणित बोलो क्या है? अमूर्त विषय, या फिर एक गणित मूर्त विषय, या फिर गणित की भाषा असंकेतिक। तो गणित की भाषा असंकेतिक नहीं है, गणित की भाषा सांकेतिक है। गणित एक मूर्त विषय, मूर्त विषय नहीं है। गणित क्या है? अमूर्त विषय। तो आपका 21 के अंदर आपका क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एकलव्य जी बोले सर आप हर क्वेश्चन अच्छे से ही करवाओ ताकि जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो अच्छे से हो जाए। बिल्कुल एकलव्य शर्मा जी, मैं तो आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। रीटा कितने में दे रहे बता दो मेरे को भी। मासूम मीना जी बता दिया ना, वहां आपको 599 रुपए में कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, बाकी आपके पास नंबर आपको दिए हुए, आप संपर्क कर सकते हैं। आगे देखिए, गणित का सामुदायिक महत्व है। गणित का सामुदायिक महत्व है, तो नैतिक दृष्टि से भी गणित का सामुदायिक महत्व होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी गणित का क्या होता है? सामुदायिक महत्व है। सामाजिक दृष्टि से समाज में भी बोलो क्या है? गणित का महत्व है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 22 के अंदर 4 हो जाएगा, क्योंकि नैतिक विकास में भी गणित सहायक। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 23 की चर्चा करते हैं। निम्न में से गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा, यानी गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं हो रहा है। तो देखिएगा कहां नहीं हो रहा है। उधार ले रहे हैं, जैसे आप पैसे उधार लेते हैं तो इसके अंदर तो सीधी सी गणित लगती है। सब्जियां खरीदने जाते हैं, रूम रेंट लेके रहते हो, ठीक है, खाना बनाते हो, कन्फर्म है कि सब्जी लेने जानी पड़ेगी। सब्जी लेने जाएंगे तो अपन क्या करेंगे? पैसे देंगे। वहां सारी की सारी गणित है। यदि मान लीजिए आपको गणित नहीं आती है, आप सब्जी लेने गए, आपने सब्जी ली 200 रुपए की, ठीक है, और आपने पैसे दे दिए 500 रुपए, अगले ने आपको दे दिए वापस 200 रुपए। तो यदि आपको गणित नहीं आती है तो 100 रुपए का क्या लग जाएगा? ठीक है, तो देखिए लाभ हानि, तो इसके अंदर भी सारा का सारा गणित का खेल है। साइकिल चलाना, आप कहेंगे सर साइकिल चलाते हैं, दूरी तय करते हैं, पेडल काउंट करते हैं, ठीक है, गणित होती है। लेकिन इन तीनों की बजाय यहाँ इसके अंदर गणित कम काम में ली जाती है। तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से गणित, जब आप साइकिल चला रहे हैं तो वहां स्पष्ट रूप से गणित का प्रयोग नहीं होता अवश्य, लेकिन स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं होता है। तो आपका 23 के अंदर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है? तो नवीन नियम की स्थापना, नवीन सूत्र की स्थापना की जाती है, वो आपके इंडुकेटिव मेथड यानी आगमन विधि के अंदर की जाती है। क्योंकि आगमन विधि के अंदर अपन ये पढ़ा है कि पहले बच्चे के सामने बहुत सारे क्या होते हैं? उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाते हैं। उसके बाद बच्चा क्या करता है?
उन उदाहरणों का ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है, और बच्चा निरीक्षण करने के बाद क्या करता है, एक समान पैटर्न को पहचान लेता है, एक समान पैटर्न को पहचान लेता है, और एक समान पैटर्न को पहचान कर क्या कर देता है, उसका जनरलाइजेशन कर देता है, एक नियम की स्थापना कर देता है, एक नियम की स्थापना कर देता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, आगमन विधि का। ठीक है, आगमन विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, विजुअल एड्स नहीं है, विजुअल एड्स नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या है, ग्राफ को आप देख सकते हैं, दृश्य। बोर्ड आपका क्या है, दृश्य। जादुई लालटेन आपकी क्या है, दृश्य। लेकिन आपका चलचित्र बोलो क्या होता है, ऑडियो विजुअल होता है, दृश्य सर्वे होता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, 25 के अंदर हो जाएगा आपका 2। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 26 की चर्चा करता हूं। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, तो सीखने के आपके कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं। आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है, कोग्निटिव डोमेन होता है, एक आपका क्या होता है, भावात्मक पक्ष होता है यानी अफेक्टिव डोमेन होता है, एक आपका क्या होता है, मनोचालक बोल सकते हैं, उसे आप क्रियात्मक बोल सकते हैं यानी साइकोमोटर डोमेन होता है। तो आप इसमें देखिएगा आपका कौन सा होता है, तो आपका जो भावात्मक होता है यानी अफेक्टिव डोमेन, इसमें आपका एक ऑप्शन दिया गया है, तो आपका 26 के अंदर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुरुजी पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत बहुत जाट जी आपका धन्यवाद। मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी अच्छे तरीके से आनंद उठाएं क्लास का पूरा। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते। कल की मेरी क्लास में रीड लेवल 2 के अंदर ये जो मेथड का अपना जो 4 नंबर का टेस्ट था, उसके अंदर मेथड में एक क्वेश्चन डाला हुआ था, वहां क्या था, विशिष्ट उद्देश्य। तो मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। जिन विद्यार्थियों के उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य में कोई डाउट है तो वहां भी शायद 24-25 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा, तो वहां आप देख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दूरगामी होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं, आपके दूरगामी नहीं होते। थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं, उद्देश्य आपके 2 प्रकार के हुए, एक आपका विशिष्ट उद्देश्य, एक आपका सामान्य। जैसे आप कक्षा में गए, कक्षा में बच्चों को आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लॉस यानी लाभ प्रतिशत निकालना बताना है, या हानि प्रतिशत निकालनी बतानी है, या लाभ हानि के बारे में बताना है, तो आप क्या कर देंगे, 1 या 2 क्लास के अंदर बच्चों को सिखा देंगे। ये है आपका विशिष्ट उद्देश्य। लेकिन आप बच्चों के माइंड में एक बात सेट करना चाहते हैं कि बच्चे यूं समझें कि गणित को एक सरल समझने लग जाए, गणित को सरल विषय समझने लग जाए, तो इसके अंदर आपको काफी समय लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, बात करें तो दीर्घ अवधि होगी। ठीक है, यानी लंबा समय लगेगा। तो वो आपका किस में आता है, सामान्य उद्देश्य में आता है। तो ये बोलो आपके क्या होते हैं, दूरगामी होते हैं सामान्य उद्देश्य। फिर भी आपको अच्छे तरीके से देखना हो तो कल वाले टेस्ट के अंदर लास्ट का आप देख लेना। गणित की पाठ्यचर्या निर्माण है तो मुख्य सिद्धांत आपका क्या है, जब गणित की पाठ्यचर्या, तो तत्परता नहीं साहब कोई आवश्यक नहीं है, अनुकरण, जटिल से सरल, उपयोगिता। तो गणित की जो पाठ्यचर्या का जब निर्माण करते हैं तो उस समय उपयोगिता का सिद्धांत यानी वो पाठ्यचर्या आपके उपयोग में आनी चाहिए। तो आपका बोलो कौन सा मुख्य सिद्धांत हो जाएगा, उपयोगिता का सिद्धांत हो जाएगा। सर जी क्लास रोज होती है क्या, बताओ ना प्लीज। उषा मीना जी डेली क्लास होती है, डेली क्लास। यहाँ पे क्लास बाद में प्राइवेट हो सकती है, लेकिन आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल के ऊपर, या आपको बड़े बड़े अक्षरों में नाम दिखाई दे रहा है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा, इसी नाम से आपको फेसबुक पेज मिलेगा, इसी नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, इसी नाम से आपको यूट्यूब मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको यूं ज्वाइन करना है कि क्लास की सूचना यहाँ पे मिलती रहती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। आइए, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि का आधार कौन सी विधि है, तो प्रयोगशाला विधि का आधार होती है आगमन विधि। क्योंकि प्रयोगशाला विधि के अंदर भी क्या करते हैं, खोज, और आगमन विधि के अंदर भी बालक क्या करता है, उनका निरीक्षण करता हुआ यानी खोज करता हुआ आगे बढ़ता है और एक सामान्य पैटर्न पहचान कर एक नियम की स्थापना कर देता है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, आज की 30 नंबर क्वेश्चन। बहुत गजब का क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि किस प्रेक्षण द्वारा कमजोर छात्रों का पता लगाया जाता है, कमजोर छात्रों का पता लगाया। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है वो विद्यार्थी इसका ऑप्शन यहां बताएंगे। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर सर खाना बनाएंगे। अब थैंक्स सुरेंद्र गुर्जर जी, बस लास्ट क्वेश्चन है, आप लास्ट क्वेश्चन और लास्ट में आप एक मेरी बात सुनकर जरूर जाना सुरेंद्र गुर्जर जी, क्योंकि आपको कल के टेस्ट के बारे में बताना हूँ। सर एक बार इन क्रमिक संख्याओं को जाट जी, जैसे आपकी कल की टेस्ट सीरीज के अंदर ये आएगा मैं डिटेल से फिर बता दूं। तो देखिएगा साथियों, बताइए इस क्वेश्चन का 30 के अंदर आपका क्या रहेगा।
देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे कमजोर छात्रों का पता लगाना है, आपका होगा उपलब्धि प्रेक्षण। उपलब्धि प्रेक्षण, निष्पत्ति प्रेक्षण। आपको कक्षा के अंदर ये देखना है कि कमजोर छात्रों का पता लगाना है। तो आप क्या करेंगे, उपलब्धि प्रेक्षण से कक्षा में छात्रों का पता लगा पाएंगे कि एक कक्षा के अंदर औसत बालक कितने हैं, पिछड़े बालक कितने हैं, यानी कमजोर बालक कितने हैं, प्रतिभाशाली बालक कितने हैं। तो आप इसके माध्यम से उपलब्धि प्रेक्षण से। लेकिन आपको यदि यहाँ पे ये दे देता कि छात्रों की कमजोरी का पता लगा, छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, तब आपका होता है यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट। छात्रों की कमजोरी का पता लगाना, तब आपका क्या होता है यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता। यानी आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट ना होकर आपका क्या हो जाता, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाता। बात समझ रहे हो? यानी छात्रों की कमजोरी का पता लगाना है तो निदानात्मक परीक्षण होगा, और कमजोर छात्रों का पता लगाना है तो आपका क्या रहेगा, उपलब्धि परीक्षण रहेगा। ये आप अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बात को बैठा लेना। जैसे आप जाते हैं हॉस्पिटल वगैरह गए हैं, वहां जैसे आप बाहर जाते हैं तो आपने मेडिकल स्टोर वगैरह देखे होंगे या फिर कोई लैब आपने देखी होगी, उसके आगे आपको लिखा मिल सकता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर, इस तरीके से आपको नाम लिखा हुआ मिलता है। आपने कभी गौर फरमाया उसके ऊपर? तो वो आपको क्या करता है, जैसे आप लैब के अंदर जाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं या फिर कोई और जांच करवाने जाते हैं, तो आपको वो क्या करता है, आपको सिर्फ वो जांच करके ये देता है कि आप, यानी वो जो कमजोरी है उसका वो पता लगता है कि इसके अंदर ये कमजोरी है। फिर आप वो क्या करते हैं, वो जांच आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तब डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर करता है वहां पे आपका रेमेडियल टेस्ट, रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण करता है। तो बताइए, पहले आपका जो निदानात्मक परीक्षण होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसका मतलब निदानात्मक परीक्षण, तो कमजोरी का पता लगाने के लिए आपका क्या रहेगा, निदानात्मक परीक्षण। लेकिन यदि आपसे पूछे कमजोर छात्रों का पता किससे लगाया जाता है, तो उपलब्धि परीक्षण। जिन विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को गौर से नहीं पढ़ा है, मैं दावा करता हूँ निदानात्मक परीक्षण ही करके आए, डायग्नोस्टिक टेस्ट ही किया है उन्होंने टेस्ट के अंदर। तो साथियों, ये था अपना आज का टेस्ट नंबर 4 लेवल फर्स्ट का। अब मैं आपको सूचना क्या देता हूं, देखिएगा। सूचना मैं आपको ये देता हूं कि आज तारीख कितनी हो गई सर, 10 हो गई ना सर, 10 हो गई, 10 जून हो गई। कल आपको 11 और 12 जून को आपका टेस्ट नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी कार्यक्रम में जाना है, तो 11 और 12 जून को टेस्ट नहीं होगा। आपका टेस्ट होगा 13 जून, 13 जून को, 13 जून को एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट डाला जाएगा। 2 दिन के लिए मैं आपसे समय मांग रहा हूँ सर, आप कुछ नया बताने वाले थे। हाँ बिल्कुल, यही बता रहा हूँ एकलव्य शर्मा जी कि 11 और 12 जून को आपका टेस्ट नहीं रहेगा। 13 जून को टेस्ट आपके एप्लीकेशन में डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर टेस्ट डाल दिया जाएगा 12 बजे, जैसे डेली टेस्ट डालते हैं वैसे, और आप टेस्ट दे सकते हैं। 13 जून को शाम को आपको व्याख्या भी करवानी चाहिए। 13 तारीख को टेस्ट कौन सा रहेगा, रीट लेवल 1 का आज हुआ है, तो आगे आने वाला टेस्ट 13 तारीख को रीट लेवल 2 का होगा। आज रीट लेवल 1 का, रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर 4 हो गया, और अब देखो रीट लेवल 1 का भी टेस्ट नंबर 4 हो गया। अब रीट लेवल 2 का टेस्ट नंबर कौन सा रहेगा आपका, 5, टेस्ट नंबर 5 रहेगा, और वो कब रहेगा, 13 जून को रहेगा, 13 जून को रहेगा। तो ये मैं आपको सूचना देने वाला था। और बाकी के आप पीछे की यदि वीडियो देखना चाहे तो आप डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम भी इसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पर सारी आपको सूचना मिलती रहे। जैसे ही टेस्ट वगैरह डाल दिया जाता है तो टेलीग्राम के अंदर सूचना डाल दी जाती है, और टेलीग्राम के अंदर आपको डेली कभी 10 क्वेश्चन हिंदी के, कभी 10 क्वेश्चन आपको जीके के, कभी 10 क्वेश्चन आपको संस्कृत के, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिलते रहते हैं। कभी आपको विज्ञान के क्वेश्चन मिल गए तो आप वहां टेलीग्राम में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो बाकी साथियों मिलते हैं अपन कल, यानी कल आने वाला 13 जून को अपन मिलते हैं शाम को। तो किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। सर जी मेरे को भी बता दो हिंदी की टेस्ट सर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन 13 जून को शाम को 9:15 पे, और टेस्ट नंबर 5 रीट लेवल 2। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई में मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।